आदाब नाजरीन, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। आज खास बात तेलंगाना में हम पोलिंग फीसद में आई कमी पर बात करेंगे। खास तौर से शहरी इलाकों में जैसे हैदराबाद और सिकंदराबाद, मलकाजगिरी में बहुत कम फीसद रायदही दर्ज हुई है। ग्यारह अप्रैल को तेलंगाना के 17 लोकसभा सीटों पर पोलिंग हुई, जिसमें मजमूई तौर पर पोलिंग फीसद 62.69% रहा। हल्के लोकसभा खम्बम में सबसे ज्यादा वोटिंग फीसद रहा, जबकि हैदराबाद में सबसे कम यानी 44.75% रहा। इलेक्शन कमीशन के अलावा निजी तंजीमों ने भी पोलिंग फीसद में इजाफे के लिए खुसूसी मुहिम चलाई थी। बावजूद इसके कि पोलिंग फीसद में कोई खास इजाफा नहीं देखा गया। शहरी इलाकों में पोलिंग फीसद बहुत कम दर्ज हुआ है। पोलिंग फीसद में कमी के लिए कौन जिम्मेदार है, इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे और समाजी कारकुन लुबना सरवत और एमबीटी लीडर अमजदुल्ला खान खालिद को हम जोड़ेंगे। वोटिंग फीसद में कमी की क्या वजूहात हो सकती हैं? हैदराबाद की अगर हम बात करें तो पहले जो आंकड़े हमें मिले थे पोलिंग फीसद को लेकर, वो 40% तक भी नहीं पहुंची थी। 39.4.0 इस तरह से कुछ पोलिंग फीसद सामने आया था, लेकिन बाद में अपडेट पोलिंग फीसद हमको अखबारात के जरिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो देखने को मिला है तो वह हैदराबाद में 44.75% और वहीं सिकंदराबाद में 46.26% रहा है। फिर भी बमुकाबले 2014 के, अगर हम 2019 से साबिक की बात करें, पोलिंग फीसद शहरी इलाकों में कम रहा है। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? हालांकि जिस तरह से आंध्र प्रदेश में असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए इसी पहले मरहले में 11 अप्रैल को, वैसे ही तेलंगाना में असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन होने थे, लेकिन तेलंगाना की सरकार, केसीआर की सरकार ने वक्त से पहले असेंबली इलेक्शन करा लिए। कामयाबी मिली, सरकार बनी। उसके बस 3 माह बाद अप्रैल में इलेक्शन होते हैं। 3 माह 10 दिन के बाद पार्लियामेंट इलेक्शन, लोग एक बार फिर इलेक्शन की तरफ गए। ये कहीं एक वजह तो नहीं बन सकती कि असेंबली और पार्लियामेंट में बस थोड़े से वक्फे के बाद दोबारा लोगों को वोट डालने के लिए राग़िब किया गया। लोगों ने एक बार तो अच्छा परसेंटेज दिया असेंबली की अगर हम बात करें। पार्लियामेंट में कहीं ना कहीं इलेक्शन को लेकर लोगों में एक तरह से, शहरी इलाकों में हम बात करें तो बेजारगी का इजहार हुआ। दोपहर तक कोई खास पोलिंग फीसद नहीं रहा। यहां तक कि कुछ इलाकों में, अगर हम हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद के कुछ इलाकों में पार्टी लीडर्स को लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि आइए वोट डालिए, किसी को भी डालिए लेकिन वोट डालिए, वोट कास्ट कीजिए, निकलिए घरों से, ये कहते हुए देखा गया, लोगों को राग़िब किया गया। यह भी एक अंदेशा था कि सख्त गर्मी के बाद शायद लोग नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं रहा। कुछ हद तक मौसम गर्म था लेकिन साजगार भी रहा कुछ देर के लिए। पोलिंग फीसद दोपहर के बाद धीरे धीरे बढ़ने लगा, लेकिन पहली अपडेट 40% के अंदर थी। अब दोबारा जो अपडेट आया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से वह हैदराबाद का 44.75%। असदुद्दीन अवैसी ने वोट डालने के लिए लोगों को राग़िब किया, यहां तक कि उन्होंने यह भी कहा कि आप किसी को भी वोट डालिए लेकिन अपना वोट, अपना हक़ रायदही का इस्तेमाल जरूर कीजिए, पोलिंग परसेंटेज बढ़ाइए, ये कहते हुए उनको देखा गया। ये देखते हैं, आपको भी सुनाते हैं असदुद्दीन अवैसी ने किस तरह की अपील की पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाने की। हज़रात से, उन ख़वातीन से, उन नौजवानों से अपील कर रहा हूं जिनकी सोच ये है कि नहीं भाई जीत रहे हैं, अब जाके क्या फायदा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको छुट्टी इसलिए दी जाती है कि आप निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करें। आपको अपने पोलिंग बूथ को जाकर अपनी मोहब्बत और अपनी जमात से वाबस्तगी का सबूत देना पड़ेगा और ये बहुत जरूरी है कि जमहूरियत में आप अपना वोट इस्तेमाल करिए। बल्कि मैं तो आपसे ये भी कह रहा हूं कि अगर आप मुझे पसंद नहीं करते,
तो मेरे खिलाफ जाकर वोट डालिए, मगर जरूर वोट का इस्तेमाल करिए। जो पोलिंग परसेंटेज हमारे शहरी इलाकों में गिर रहा है 40%, 45% होगा, तो फिर ये आपकी वाबस्तगी का सबूत तो नहीं है। यकीनन आपको मंजिल से बेइंतहा मोहब्बत है, मगर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, निकल कर वोट डालिए। अगर आप मेरी मुखालिफत करना चाहते हैं तब भी वोट डालिए, अगर आप किसी को भी वोट नहीं डालते तो नोटा इस्तेमाल करिए। और इस पूरे मामले पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान, जिन्होंने इस लोकसभा इलेक्शन में काफी प्रोग्राम के लोगों से बात की। कहता है वोटर चुस्की, इस तरह के कई प्रोग्रामों के रूबरू वो लोगों के साथ बातचीत की, लोगों के ख्यालात जानने की कोशिश की, किस तरह का रुझान दिख रहा है। अनीसुर रहमान, कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा इस तरह के लोकसभा के इलेक्शन में? लोगों से काफी आपकी मुलाकात हुई, कुछ प्रोग्राम भी आपने किए, उस सिलसिले में लोगों ने अपनी दिलचस्पी तो दिखाई, लेकिन इलेक्शन के दिन पता नहीं क्या हुआ, क्या देखने को मिला? देखिए जिलानी, एक तो ये कहा जा सकता है कि 4 महीना पहले जो असेंबली के इंतखाबात हुए थे, तो उस तरह से जो पोलिंग का जो जोश खरोश था जी, सियासी जमातों में भी और वोटर्स में भी जी, वो ऐसा लगता है कि तकरीबन आधा तो वहीं खत्म हो गया। और जो बचा कुचा जोश था वो जो है लोग यही समझे कि चलो हमने तो अपनी हक रायदही उस दौर में जो है पूरी कर दी, अपना हक अदा कर दिया। तो शायद उनको जो पार्लियामेंट का इलेक्शन था, खासतौर पर शहरी इलाकों की हम बात करें जी, तो शायद उनको उसमें कुछ अट्रैक्शन नजर नहीं आया। खासतौर पर लोग जो बुजुर्ग लोग थे, जो बढ़ती उम्र के बावजूद वो पोलिंग बूथ की तरफ आ रहे थे और वोट डाल रहे थे, उनका खासतौर पर यह कहना था कि जब वो वोट डालने के लिए जाते थे तो बड़े बड़े लीडर्स थे और वो उनका एक विखार था, उनकी इज्जत थी, वो उनको जो है दिल से चाहते थे और वोट डालने के लिए आते थे। लेकिन अब वो ऐसी कोई बात नहीं रही। जो लीडर्स हैं, सियासी लीडर्स, और जो खासतौर पर जो उम्मीदवार हैं, उनके जो नेगेटिव किस्म का जो उनका की जो इमेज बनते जा रही है लीडर्स की, खासतौर पर वो शायद जो नौजवानों को वो अट्रैक्ट नहीं कर रही है। तो लोगों ने कहा कि अगर उम्मीदवार अच्छे कैरेक्टर्स के और बुलंद जो खद्दावर लीडर्स अगर अभी भी अगर मौजूद होंगे तो शायद लोग आएंगे और वोट डालेंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनीस इस जानकारी के लिए। आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे यहाँ पर कि दिलचस्पी कम हो रही है और लीडरों का जो काम होना चाहिए वो कहीं ना कहीं मुतासर नहीं कर पा रहा है वोटर्स को। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। बहरहाल पोलिंग फीसद में कमी क्यों? हैदराबाद की अगर खास बात करें तो इस बार पहले के मुकाबले में 45.5% वोट 2014 का परसेंटेज था और इस बार 44.75% वोट, जबकि हैदराबाद में 113 तालाब, जिसमें से 102 तालाब या 101 तालाब गायब हो गए, जंगल की तरह आबादी बढ़ रही है, लेकिन वोट परसेंटेज क्यों नहीं बढ़ रहा है? दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजी कारकुन लुबना सरवत और एमबीटी लीडर अमजदुल्ला खान खालिद। आप दोनों का खैर मकदम है। अमजदुल्ला खान खालिद, हैदराबाद आपकी पैदाइश, आपका इलाका, आबादी बढ़ती है, वोटिंग परसेंटेज क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, क्या वजह लगती है आपको? खालिद। देखिए साहब, इसमें सबसे बड़ा मेजर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, और इसका जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ हैदराबाद। तो जीएचएमसी के जिम्मे में ये आता है कि आप जो है तमाम वोटर्स को घर घर फिर के वोटर स्लिप बांटने के लिए पिछले कई इलेक्शन से हम देख रहे हैं जी कि जो काम बल्दिया को दिया गया था वोटर स्लिप्स बांटने का, वो जो है कोई पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स के हैंडओवर कर दे रहे हैं वो लोग। तो ये लोग बांट रहे नहीं। इसकी तरफ से ये हो रहा कि वोटर्स निकल के वोट नहीं डाल रहा है। दूसरी चीज ये है कि जो पब्लिक में अवेयरनेस लाना चाहिए कि वोटर किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, वोट का फायदा क्या है आपका और वोट नहीं डालने से आपको क्या नुकसान है जी। तो ये पब्लिक में अवेयरनेस नहीं ला रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जो है सिर्फ और सिर्फ खाली अब देखिए हालिया जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ
तो जो भी पार्टी हिस्सा ली सिवाय नरेंद्र मोदी को गालियां देने के कोई दूसरे मुद्दे पे बात नहीं आप कह रहे कि पॉलिटिकल पार्टीज के वर्करों को ये वोटर स्लिप थमा देते हैं बल्दिया वाले, तो वोट अगर ये कारकुन नहीं बांटते हैं तो नुकसान तो उस पार्टी का उनके लीडरों का भी तो होगा ना। जी हाँ, तो इसमें यह है कि अब जो आप 38% जो बोल रहे हैं कि 38% जो पोलिंग हुई बोल रहे हैं जी, इसके अभी अपडेट हो गया अमजद साहब, अभी अपडेट हो गया 44.75। जी हाँ, नहीं इसमें भी एक सवालिया निशान है कि पहले 38 बोले, खुद रिटर्निंग ऑफिसर साहब साइन करके दिए, फिर उसके बाद में दूसरे दिन 42% बोल रही। तो यानी पिछले असेंबली इलेक्शन में और अब के पार्लियामेंट इलेक्शन में जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर या रिटर्निंग ऑफिसर करेक्ट डेटा नहीं दे सक रहे हैं, जिसकी तरफ से लास्ट टाइम असेंबली इलेक्शन में कई पार्टीज हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए। अब ये इलेक्शन के रिजल्ट के बाद में भी कई पार्टीज, यानी जो काम चीफ इलेक्शन कमीशन सफाफ तरीके से करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि आप पोलिंग बूथ के बाहर जो है, अगर फर्ज करिए आपको वोटर स्लिप नहीं बट रहा है, तो आप अगर कोई पोलिंग बूथ पे गया तो उनको अपना नाम देने के लिए कोई नहीं है वहां पर। पोलिंग बूथ के बाहर बल्दिया की तरफ से एक टेबल डाल के एक मेल और एक फीमेल, जिसको BLO बूथ लेवल ऑफिसर कहा जाता है, वो बैठना चाहिए, वो नहीं बैठ रहे हैं यहाँ पर। तो और एक चीज मैं ये बतला रहा हूं कि जो वोटर स्लिप है, यानी मैं आपको एक दो उदाहरण दूंगा कि 17-1-175 याकुतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी PS नंबर 56 एंड 57 250 वोटर है, जबकि उस मकान पे एक्चुअल खाली 10 वोटर है। अच्छा। 17-1-182/64 PS नंबर 125 112 वोट है वहां पर, जबकि जेन्युइन 8 वोट है। एक देखिए 17-1-391 PS नंबर 282 200 वोट है इसके घर पे, जबकि 4 साल से घर लॉक है। तो एक तरफ पे वोटर लिस्ट सही नहीं है, दूसरी तरफ जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोटर स्लिप्स हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में चले जा रहा है। वो लोग तकसीम नहीं कर रहे हैं या अपने लुबना सरवत अमजदुल्ला खान खालिद जिस तरह से बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन, फिर समाजी कारकुन क्या कर रहे हैं। हालांकि हम जब भी इलेक्शन होता है देखते हैं समाजी कारकुन या तंजीमें आगे बढ़कर इसमें हिस्सा लेती हैं, अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए लोगों को राग़िब करते हैं। आप भी सामाजिक काम करते हैं, क्या वजह लगती है हैदराबाद में परसेंटेज गिर क्यों रहा है? देखिए, यहाँ पर एक तो मैं समाजी वर्कर के अलावा मैं सोशलिस्ट पार्टी इंडिया तेलंगाना की जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो उस हिसाब से मैं आपको ये बता सकती हूँ क्लियरली, क्योंकि कंटेस्ट कर चुकी थी दिसंबर 8 के इलेक्शंस में भी। तो हम आपको ये 2-3 अहम मुद्दे और आपकी एक सवाल, बहुत अहम सवाल डाले थे आप कि ये जो वोटर परसेंटेज इंक्रीज करने में पॉलिटिकल पार्टी की आखिर उनकी दिलचस्पी क्यों नहीं है, ये बहुत अहम सवाल करें आप। तो ये बात ये है कि जब मैच फिक्स्ड होता है, ठीक, तो हमें क्या दिलचस्पी है वोटरों को बुलाने में? अच्छा, बात यहाँ पर आता है। तो किसके साथ आपको लगता है किसके साथ फिक्स हुआ है और इसमें फायदा किसको हो रहा है? फायदा तो वही पॉलिटिकल पार्टी होता है जो MP की टिकटों को जेब में डाल के घूम रहे कि MP की सीट हमारी है। ये हैदराबाद के MP की बात बताती हूँ मैं आपको। वो पिछले 4-5 महीने पहले ही वो बोले थे कि हैदराबाद की MP तो मैं ही जीतने वाला हूँ। क्या एक वो तो हर लीडर कहता है, लुबना जी, हर लीडर ये कहता है। हालांकि पिछले 40 सालों से MIM वहां काबिज है, लेकिन दूसरी पार्टियां भी कहती है कि इस बार हम जीत रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टी को क्या कहना चाहिए, जो सिटीजन की वोट की रजा है वो होंगी। ऐसा कोई नहीं कहता, अगर डेमोक्रेटिक लीडर ऐसा नहीं कहेंगे कि हम जीतने वाले हैं, तो खैर वो तो MIM की, वो उनके मैनिफेस्टो नहीं रहती, उनकी काम भी नहीं रहती, वो बाजू में रखिए। लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को दिसंबर 8 के दिन जो उनको जो लिस्ट दिया गया वोटर लिस्ट का, उसमें प्राइमा फेसी आपको देखने को इतने डुप्लीकेट्स और मैनिपुलेट्स और ट्रिप्लीकेट्स दिख रहे थे। उसकी पूरी तहकीकात कारवान में जहां से मैं कंटेस्ट करी वो कर चुकी हूँ। तो आखिर ये लोग जो लिस्ट हवाला कर रहे हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, उसमें देखने में ही आपको डुप्लीकेट्स मिल रहे हैं। ये बात बहुत गौर नजर करने की बात है। नो कमिंग डाउन टू अनदर पॉइंट
ये रजत कुमार जी और ये डीओ जी, अभी हाल ही में जो 2 ऑफिसर्स को यहाँ पर निकाल दिया गया था क्योंकि डिलीशन हो चुका था, अनऑथराइज्ड डिलीशन कहते हैं इसको। तो हमने ईसीआई को जो आरटीआई डाला, उस आरटीआई में हमने यही पूछे उनको कि जब अनऑथराइज्ड डिलीशन यानी मेरी नोटिस मुझे आज तक नहीं आई, मेरी खुद की वोट डिलीट हो चुकी थी, तो हम उनको सवाल करें कि हम जब डिलीट हो चुके थे तो मुझे अब आज तक नोटिस नहीं आई है, तो हमने कौन सी फॉर्म दोबारा भरना चाहिए? तो वो लोग आज तक आरटीआई में सवाल का जवाब नहीं दे सके। लेकिन सीईओ रजत कुमार बार बार सबको क्या बोलते जा रहे हैं, आप डिलीटेड हुए तो आप फॉर्म 6 भरिए। फॉर्म 6 कैसे भरेंगे भाई? फॉर्म 6 तो सिर्फ फ्रेश वोटर के लिए है, वो डिलीटेड वोटर्स के लिए नहीं है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की जो पूरी गाइडलाइन इतनी बड़ी 400 पेज की मैनुअल है, उसमें क्या लिखा है? डिलीशन की पूरी प्रोसेस इतनी मेटिकुलसली लिखा हुआ है कि जब डिलीशन होके जब रिवाइज होता है लिस्ट, तो उसको 20% बीएलओ ने चेक करना चाहिए रैंडम, उसके बाद डीईओ ने चेक करना चाहिए, उसके बाद सीईओ ने भी 5 to 10% चेक करना चाहिए। रजत कुमार से मेरी ये सवाल है आज के दिन कि उन्होंने हमको प्रूफ देना चाहिए कि ही हैज इंडीड चेक्ड। क्या उन्होंने 10% रैंडम चेकिंग किए हैं? क्या डीओ दारा किशोर ने किए हैं? क्या ईआरओ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने किए हैं? किसी ने नहीं किए। और जब हम आरटीआई में उनको मांगे कि IRER इंटेंसिव रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स 2017 में जहां मेरी डिलीशन हो चुकी थी, हम उनसे यही सवाल करें कि आप जो स्टेप बाय स्टेप जो दिया हुआ है गाइडलाइंस में, आप मुझे सर्टिफिकेट दीजिए कि आपने उनको कॉम्प्लाई किए। तो आज तक उन लोगों का सवाल का जवाब नहीं है। ये हालत है इनकी। और मैं कह रही हूं सीईओ को सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से मैंने अकेले ने उनको कहा है कि आप फौरन स्टेप हो जाइए। December 8 की मेरी मांग थी और आज ये लोग 2। लेकिन लुबना जी बताइए कि इलेक्शन कमिश्नर तेलंगाना ने कहा था कि कैंडिडेट जब तक नॉमिनेशन फाइल करते रहेंगे लास्ट डेट तक, तब तक वोटर लिस्ट अपडेट होती रहेगी, आखिरी वक्त तक हम काम करते रहेंगे ताकि कोई वोटर ना छूटे, किसी के वोट का नुकसान ना हो। यह बात उन्होंने कही थी। अपडेशन चलता रहा तो कितने % हुआ और कितनी रुकावट हुई, कितने लोगों तक नहीं पहुंचा? आपको जो डेट आप बता रही हैं, तो क्या कुछ अपडेट हुआ ही नहीं या थोड़ा बहुत ही हुआ है? ये एक भी फिर आपने अहम सवाल डाले, जरा हम गौर करेंगे कि क्या हुआ। सबको मालूम December 8 को जब असेंबली के इलेक्शंस हुए थे, सबको मालूम, कोर्ट तक गए थे हम, सुप्रीम कोर्ट तक भी चले गए थे तेलंगाना के लोग। क्या हुआ सबको मालूम था। वो इलेक्टोरल रोल पूरा अपडेट होने के बाद भी दूसरे दिन पूरी प्रेस में था और रजत कुमार ने क्या कहा, सॉरी 22 लाख वोटर्स आर मिसिंग, सॉरी बोले उन्होंने। अरे फौरन उनको सस्पेंड करना चाहिए था, ईसीआई ने नहीं किया उसको सस्पेंड। उसके बाद चलो, उसके बाद क्या कार्रवाई ली गई? ये सिर्फ यही बोलते गए तोते की तरह कि आप लोग जो भी डिलीटेड हो गए फॉर्म 6 भरिए, जो भी डिलीट हो गए फॉर्म 6 भरिए। इसके अलावा हमको ये बताइए कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक सर्वे हुआ था कि बताइए भाई यहां पर कितने डुप्लीकेट्स है, यहां पर कितने छूट गए, यहां पर कितने गैर मैनिपुलेट्स है, ये कहां बताया गया? ये बोलिए, एक सर्वे नहीं हुई थी। जब और एक बात है, January 9 को जब रजत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिए थे, September 24 से 2018 से हम पूछते जा रहे हैं कि आप लोग डिलीटेड लिस्ट को वेबसाइट पे डालिए, तो उन्होंने January 9 को 2 लिस्टों को वेबसाइट पे डाले। उसमें उनका क्या था, बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। January 9, 2019 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बताया कि नेरपैप जो कि आधार की कनेक्टेड थी 2015 में, वहां पर 35 लाख वोट डिलीट हो गए। उसके बाद बोले कि IRER इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स जनवरी जो 2017 में हुआ था, उसमें 24 लाख डिलीट हो गए। तो कुल मिला के 59 लाख डिलीट हो गए, बल्कि January 9 को रजत कुमार खुद बताए। तो एक तरह से ये जो डिलीशन हुआ है, डिलीट हुए हैं वोट, ये भी एक वजह है कम परसेंटेज की, ये कहना चाहती हैं आप? हाँ, और एक बात है, तो आखिर है कौन भाई? अरे हर कोई आके मेरी डिलीटेड बोल रहा। ठीक है अमजदुल्ला खान, जिस तरह से आपने कुछ अभी मिसालें दी कि इस पे इतने वोट है, इतने वोट है, लेकिन जहां तक याद है हमारे शो में कांग्रेस के लीडरों ने कहा था कि वो कोर्ट गए थे, कोर्ट में उन्होंने बोगस वोटिंग की बाकायदा निशानदेही की थी। ठीक है, कोर्ट से ऑर्डर मिले थे, तो बोगस वोट कोर्ट में जाने के बाद भी फिर ये लुबना सरहद कहती हैं डिलीट हो गए, कम परसेंटेज हुआ। फिर आप बता रहे हैं कि इतने वोटर हैं, इतने कहीं ज्यादा हैं। तो क्या डिलीट होने वाले कौन हैं? फिर ये बोगस वोटर क्या अपनी जगह बरकरार हैं? अमजदुल्ला खालिद।
नहीं, इसमें दो चीज हो रहे हैं जी। एक तो ये हो रहा है कि जेन्युइन वोटर्स का वोटर लिस्ट में से नाम डिलीट हो जा रहा। तो इसमें जो है कि अक्सर हम सुनते थे कि उत्तर प्रदेश में जो है कि मुसलमानों के नाम डिलीट कर देते किसी मुकाम पे। अभी बेंगलुरु का भी शिकायत आई। लेकिन हैदराबाद की जो वोटर लिस्ट है, यहाँ पर जो है कि एक जमात के अगर कोई मुखालिफिन है तो उनके घरों को आइडेंटिफाई करके पूरे कंप्लीट उनके घर का वोटर लिस्ट डिलीट कर दे रहे। यानी एक ये है कि अपने मुखालिफिन को बल्दिया को इस्तेमाल करते हुए। लेकिन एक आम वोटर की निशानदेही कैसे की जाए कि ये वोटर इसी को वोट देता है? ऐसे कैसे शनाख्त होगी उसकी? सवाल ये भी है। सुनिए एक ये हो गया। दूसरी चीज जो है, हमने 2009 में, 2014 में और 2016 में बाज़ाफ्ता कुछ बच्चों को हायर करके डोर टू डोर इनको भिजा के वोटर लिस्ट में से चेक किए कि ये जो मैं आपको डेटा बोल रहा हूं, आप ये कहीं भी अपने कैमरामैन को भेजकर ये डोर पे चेक करा सकते हैं। जैसा 17-1-391 यहां पर 282 वोटर्स है। अच्छा। लेकिन 4 साल से ये डोर लॉक है। और हमने 2009 में कंप्लेन दिया, 2014 में कंप्लेन दिया, 2018 में कंप्लेन दी। रिटर्निंग ऑफिसर को कंप्लेन करिए, ईआरओ को कंप्लेन किए, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी को किए, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास हम पूरा डाटा लेके गए। एवरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इन हैदराबाद पार्लियामेंट इज हैविंग मिनिमम कम से कम 25,000 डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, मल्टीपुल। कोई निजामाबाद का वोटर है, हैदराबाद में रजिस्टर्ड है, कोई वरंगल का वोटर है, हैदराबाद में रजिस्टर्ड है, कोई कर्नूल का वोटर है, हैदराबाद में। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ये ऑर्गेनाइज्ड माफिया है ये डुप्लीकेट वोटर्स चलाने का। लेकिन बलदिया कमिश्नर जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी है, उनमें हिम्मत नहीं है कि ये डुप्लीकेट वोट्स को डिलीट करें। हम फिर उसके बाद इसमें तो कोर्ट ने भी कहा है, कोर्ट ने भी कुछ अहकाम दिए थे। तो क्या कोर्ट के अहकाम को भी नजरअंदाज किया जा रहा है? सुनिए, तो फिर उसके बाद में ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हम दिए, जब कोई एक्शन नहीं हुआ तो 3 स्टेट के लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में रिट डाले थे। एक हैदराबाद के लोग डाले थे, तेलंगाना से डाले थे, और एक गुजरात से डाले थे, और एक। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 स्टेट्स के रिट पिटीशन को एडमिट नहीं किया। लेकिन तेलंगाना से जो रिट पिटीशन आई थी उसको एडमिट करते हुए, हमारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को मानते हुए हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश को यह डायरेक्शन दिया कि इस मसले के ऊपर आप कार्रवाई करिए। हाई कोर्ट क्या किया कि पहले नोटिस इश्यू किया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है और बल्दिया कमिश्नर हाई कोर्ट में आके रिटर्न एफिडेविट दिए। इट्स ए मेजर क्राइम। मेरी बात आप पॉइंट कीजिए बिल्कुल कि बल्दिया कमिश्नर और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हाई कोर्ट में एक रिटर्न एफिडेविट दिए कि अब कोई डुप्लीकेट वोटर नहीं है, और लाके एक वोटर लिस्ट सबमिट किया उन्होंने हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से हम जब कॉपी लिए, कॉपी लेने के बाद में हम जब सर्वे किए तो ना सिर्फ डुप्लीकेट वोटर्स निकले बल्कि और बढ़ गए उसके अंदर। तब इसके लिए क्या किया जाए? जहां आपने कोर्ट में यहां तक तो आपने पहुंचा दिया, अब इसके बाद अगला कदम आपका, ताकि लोग अपने हक राइदे से महरूम ना हो। नहीं, इसमें हम ये बोल रहे हैं कि पब्लिक का इंटरेस्ट खो दिए। ये एक तो डुप्लीकेट वोट्स नहीं निकाल रहे हैं, दूसरी चीज जेन्युइन वोटर्स का नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, और तीसरी चीज ये है कि जब आप पोलिंग बूथ में आप जाकर अंदर देखिए कि अब ये परसों के इलेक्शन में कई ऐसे वोटर्स है जो बूथ पे जाने के बाद में ये मालूम हो रहा कि आप देखिए पोलिंग बूथ में अंदर आप राय दही का वीडियो नहीं ले सकते बोल के बाज़ाफ्ता इलेक्शन कमीशन का बिल्कुल कानून है। ठीक, आप फेसबुक पे सोशल मीडिया पे देखिए, लोग जाके बटन दबा के अपने फोन में उसको रिकॉर्ड करके फेसबुक पे डाल रहे हैं। ठीक है लुबना जी, ठीक है अमजदुल्लाह खान खान, एक लास्ट पॉइंट मैं लूंगा। लुबना सरवत जी, ये सब कुछ होगा, कानूनी दावपोच हो गए, सब कुछ हो रहा है, खेल हो रहा है, ठीक है। अब आम आदमी को बाशऊर कैसे किया जाए, बहुत इख्तिसार से बताएं लुबना सरवत। देखिए, आपकी अहम सवाल से पहले थोड़ा एक छोटा एक्सटेंड करते हुए अमजदी की बात को, ये पॉइंट है कि हाई कोर्ट ने क्या कहा जब ये सब जो डॉक्यूमेंट्स पेश करके हाई कोर्ट ने क्या कहा, ये बहुत अहम चीज रखती, क्योंकि आखिर अवाम दर के पास जब उनको जस्टिस नहीं मिलता है तब जाती है ना अवाम कोर्ट को, तो हाई कोर्ट के पास से भी जस्टिस नहीं मिला। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाह रही हूं। मैं देखिए हाई कोर्ट में ऑर्डर में क्या लिखा गया था मालूम, कि वी आर सेटिस्फाइड विद द। ठीक है, अदालत ने तो अपना काम कर लिया, बिल्कुल बेशक। अब
हमें चाहिए कि हम अपनी जिम्मेदारी भी अदा करें। कानूनी खेल है, जो यहां पर जो भी कसूरवार है इसमें हम चाहते हैं कि आम लोग आगे बढ़कर अपने वोट का इस्तेमाल करें, जांचें कि हाँ आप लिस्ट में हैं या नहीं, पोलिंग बूथ जाकर नहीं बल्कि उससे पहले। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।